सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जीएस में हिस्ट्री के तहत आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहे हैं। यहां डिस्कस करने जा रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार। अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि जीएस के उन विषयों को उठाना जो सिविल सेवा परीक्षा में विद्यार्थियों को बार बार परेशान करती हैं, जिनके बारे में उनको स्पष्ट ज्ञान सही से नहीं हो पाता है या हो भी जाता है तो अंत तक कंफ्यूजन बना रहता है। इसीलिए हम अपने इस लेक्चर जीएस के लेक्चर के तहत हम लोग एट्रेंडम टॉपिक्स उठाते हैं ताकि हम उन क्षेत्रों तक जरूर पहुंच सकें, क्योंकि अगर एक लंबा सीरीज पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर हम आपके कंफ्यूजन को और जो अस्पष्टता है उसको दूर किया जाए। और ये केवल सिविल सेवा परीक्षा ही नहीं, अपितु भारत में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं जिसमें जीएस आ रहा है और जिसमें स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता है, हर विद्यार्थी, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट सिविल सेवा परीक्षा का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो ऑल ओवर एग्जाम जो भी हो, हर परीक्षा का विद्यार्थी जो है वो इसको पढ़ सकता है और अपने कंफ्यूजन को दूर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी परीक्षा, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा ही क्यों ना हो, अधिक तथ्यों के आधार पर नहीं निकलता है, अपितु स्पष्ट जानकारी के आधार पर निकलता है। आप कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप कैसा जानते हैं। यानी क्वांटिटी पर परीक्षा नहीं निकलती है, अपितु क्वालिटी पर निकलती है। तो एक मानक ज्ञान सामग्री आपके समस्त प्रस्तुत करने का कार्य विक्रमादित्य एकेडमी आईएएस के मंच से हम लोग करते हैं। और इसी क्रम में आज हमने आधुनिक भारत का एक प्रमुख टॉपिक उठाया है स्वतंत्रता संघर्ष का, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, जिसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, और इसको उठाने के पीछे यहां एक विशेष उद्देश्य भी है, क्योंकि यह वह समय था जब भारत में राष्ट्रीयता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। चरम पर इसलिए कि पहली बार कुछ अखिल भारतीय आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दस्तक दिया, जैसे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भले ही बंगाल के विभाजन पर, बंगाल पर को लेकर शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका पूरा क्षेत्र भारत तक फैल गया और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध किया जाने वाला एक पहला प्रबल आंदोलन था। भले इसका स्वरूप अखिल भारतीय नहीं हो पाया था, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे भारत के लोगों में कहीं न कहीं चेतना जागृत करने का काम किया। और इस आंदोलन का परिणाम देखिए कि 1911 के दिल्ली दरबार के अधिवेशन में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन था? भाई ये तो सफल रहा अपने उद्देश्य में, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था भारत के बंगाल के विभाजन को रद्द करना। लेकिन इस विभाजन ने अंग्रेजों, इस बंगाल विभाजन के रद्दीकरण ने अंग्रेजों के मन में एक भय व्याप्त कर दी। वो भय ये था अंग्रेजों के मन में कि अगर भारत के दो बड़े धार्मिक समुदाय एक साथ रहेंगे तो भारत में उनकी दाल गलने वाली नहीं है और किसी भी समय 1857 के संग्राम की तरह कोई बड़ा संग्राम प्रारंभ हो सकता है। इसीलिए रोम के उस प्राचीन कहावत को, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति को अंग्रेजों ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से, हालांकि वो इसके पहले चला तो रहे थे मन में, लेकिन पहली बार फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से
धरातल पर पहली बार साकार रूप से अवतरित किया। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार ये इसलिए कहलाता है क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे और मार्ले उस समय भारत सचिव थे। इन्हीं मार्ले और मिंटो के आधार पर इस सुधार को लाया गया था, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इसी सुधार के आधार पर 1909 का अधिनियम लाया गया, इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार को 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। राष्ट्रीयता चरम पे था। भारत के दो समुदाय एक होकर लड़ रहे थे। अंग्रेजों के इशारे पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, लेकिन अंग्रेजों को यह लग रहा था कि सरहदों को विभाजित करने से भारत में उनका काम होने वाला नहीं है, अब दिलों को भी विभाजित करना है। अब यह बताना है कि भारत में रहने वाले दो समुदायों के केवल धर्म अलग नहीं है, बल्कि इन दो समुदायों के हित भी अलग हैं। और अगर दोनों समुदायों के हित अलग हैं तो उन हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला भी अलग होगा। और अपने इसी कुटिल रणनीति डिवाइड एंड रूल यानी फूट और डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए अंग्रेजों ने 1909 का अधिनियम पारित करा, या जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, जिसको मैं आज तक। अब सबसे बड़ी बात तो यह हुई, आप अगर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को आप पढ़ें तो देखिए ये आईएएस का टॉपिक है, लेकिन ये वनडे में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जीएस के हर टॉपिक पर। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको स्पष्ट जानकारी, केवल आप ये ना जाने कि मार्ले मिंटो सुधार लाया कब गया, आप मार्ले मिंटो सुधार के प्रोविजंस को भी आप जानिए, प्रावधान को भी जानिए। और कम से कम आईएएस का परीक्षार्थी तो इसके प्रावधान को जानना ही जानना है। अगर वो इसको न जानकर परीक्षा में बैठ रहा है तो मेरे अनुसार वो अपने आप को भुलावे में रख रहा है। कम से कम 1909 का अधिनियम, कम से कम 1919 का अधिनियम, कम से कम 1935 का अधिनियम, ये तीनों अधिनियम जो है एक सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी को निश्चित ही उसके प्रावधानों को जानना। और मैं समय समय पे इस सब पे लेक्चर लाऊंगा, लेक्चर वीडियो, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि जो अस्पष्ट जानकारी जहां पे हो रही है, जो याद नहीं हो रहा, आप एक बार लेक्चर सुनेंगे तो वो याद हो जाएगा। 1909 मार्ले मिंटो को सुधार आया और मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर 1909 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रावधान क्या क्या थे? लेकिन प्रावधान भले ही इसके कुछ भी रहे हों, लेकिन अंग्रेजों का असली उद्देश्य तो कुछ और था, इसके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज के लेक्चर का मूल उद्देश्य भी उसी उद्देश्य को बताना है। क्योंकि एक प्रश्न भी आईएएस की परीक्षा या पीसीएस की परीक्षा में आया था कि फूट डालो और राज करो की नीति को औपचारिक रूप से, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक रूप से पहली बार इंप्लीमेंटेशन अंग्रेजों ने कब किया? तो वो उसी मार्ले मिंटो सुधार और भारत परिषद अधिनियम से पहली बार क्योंकि जैसे बहुत लोग कहेंगे नहीं कि 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया वो भी था, नहीं। बंगाल विभाजन का अगर अंग्रेजों ने उद्देश्य बताया था तो उसका प्रशासनिक कारण बताया था। इनफॉर्मल वे में तो राष्ट्रीयता को कमजोर कर रहे थे कि पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बाहुल बना दिया, पश्चिम बंगाल को हिंदू बाहुल बना दिया, ये तो था, लेकिन वो इनफॉर्मल में, अनौपचारिक वे में था। औपचारिक वे में अंग्रेजों ने कभी नहीं माना कि मैं मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दे रहा हूं, लेकिन 1909 के अधिनियम में पहली बार अंग्रेजों ने लिखित रूप में यह माना कि मुसलमानों का हित अलग है और उनका प्रतिनिधित्व भी अलग है। तो आइए इसको पढ़ा जाए। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में पहली बार अंग्रेजों ने विधान परिषद, चाहे उस समय केंद्रीय विधान परिषद हो, केंद्रीय विधानसभा भी जिसको कहा जाता था, और राज्यों में जो विधान परिषद थे उनके सदस्यों में वृद्धि किया गया। अर्थात अंग्रेजों ने
पहली बार भारत में एक विधायी परिषद के विस्तार को मंजूरी दी, और यही नहीं, उसमें गैर सरकारी सदस्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो चाहे वो राज्य विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई और आधे से अधिक सदस्य गैर सरकारी हो गए, नॉमिनेटेड थे, और उसमें निर्वाचन का सिद्धांत पहली बार लगा। यानी भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई विधायिकाओं में पहली बार स्पष्ट रूप से निर्वाचन का जो सिद्धांत लाया गया वो 1909 के अधिनियम में, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली बार 1909 के अधिनियम में लाया गया निर्वाचन का सिद्धांत, ये बहुत बड़ी बात थी। यानी अंग्रेज भी अब ये मान रहे हैं कि भारतीय उस योग्य हो चुके हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं अब भारत में स्थापित की जा सकती हैं और निर्वाचन के आधार पर भारतीयों का भी चुनाव किया जा सकता है। और उसी सिद्धांत पे आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों ने 1909 के अधिनियम में निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया। यही नहीं, पहली बार अंग्रेजों ने किसी भारतीय को गवर्नर जनरल के बगल में बैठने के योग्य समझा। इसके पहले कोई भी ऐसा भारतीय नहीं था जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गवर्नर जनरल के बगल में बैठने की औकात रखता, हैसियत रखता हो। लेकिन पहली बार 1909 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय की नियुक्ति की गई, एक भारतीय को सम्मिलित किया गया। यह बहुत बड़ी गौरव की बात थी। पहली बार भारत में किसी को गवर्नर जनरल के बगल में बैठने के लायक समझा गया और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया, और वो थे लॉर्ड एसपी सिन्हा। लॉर्ड एसपी सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि लॉर्ड एसपी सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा दिया या गवर्नर जनरल के बगल में बैठने लायक समझा। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि अभी तक देखिए वो किसी को नियुक्त ही नहीं कर रहे गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में। लेकिन पहली बार लॉर्ड एसपी सिन्हा बिहार के और बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। लॉर्ड एसपी सिन्हा ने को गवर्नर जनरल ने अपनी कार्यकारिणी में नियुक्त किया। यह प्रश्न याद रखिएगा, ये आप मेंस में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में प्री में भी ये प्रश्न आता है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? लॉर्ड एसपी सिन्हा। यानी कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद के सदस्य सीटों की संख्या बढ़ाई गई सदस्यों की, उसमें पहली बार निर्वाचन का सिद्धांत लाया गया, पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया। लेकिन ये तो मात्र दिखावा था, असली बात था पृथक निर्वाचक मंडल। यानी पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल का स्थापना करना अंग्रेजों का सबसे बड़ा कुटिल रणनीति था 1909 के अधिनियम से। क्या था ये? अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल नियुक्त किया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक विशेष क्षेत्र बनाए जाएंगे हर जगह जहां मुसलमान अपने मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। यह ऐसी बात हुई कि एक ही जिले में 2 सांसद और वो सांसद धर्म के आधार पर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करें और दूसरा सांसद धर्म के आधार पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करें। यानी अंग्रेज, आप ऐसा कह लीजिए कि पृथक निर्वाचक मंडल की संकल्पना से हर क्षेत्र में एक पाकिस्तान का निर्माण कर दिया है। ये कोई साधारण बात नहीं थी।
1909 के अधिनियम ने ही पाकिस्तान की संकल्पना को साकार कर दिया, जो 1940 में लाहौर के विशेष अधिवेशन में अगर प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया अंग्रेजों ने, मुस्लिम लीग ने, तो कहीं ना कहीं 1909 का अधिनियम उसका पूर्वगामी बना, क्योंकि एक ही देश में पाकिस्तान हर जिले में, हर क्षेत्र में कैसे बन सकता है, ये 1909 के अधिनियम से सिद्ध हो। शायद यही कारण है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने किताब में लिखा है कि पाकिस्तान का निर्माता न ही मोहम्मद इकबाल है, न ही मोहम्मद अली जिन्ना है, बल्कि लॉर्ड मिंटो था। मोहम्मद इकबाल और जिन्ना नहीं था, बल्कि लॉर्ड मिंटो था। तब उस समय वो 1919 के अधिनियम की ओर ही इशारा कर रहे थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मिंटो ने मार्ले को लिखा, देखिए अपनी रणनीति के बारे में वो लिख रहा है। मिंटो ने मार्ले को लिखा कि हम विष के दंत बो रहे हैं, इसका परिणाम भयानक होगा। और देखिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने जो विष का दंत बोया, उसका परिणाम हुआ 14 अगस्त 1947 को भारत से पहले एक अलग राष्ट्र का निर्माण हो गया, जिसका नाम था पाकिस्तान। और आपको मैं बताऊं, 1909 के अधिनियम के जितने और प्रोविजंस हैं वो तो एक केवल सहायक हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो असली ध्यान जा रहा था वो भारत के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक समुदाय मुसलमानों में के केवल धार्मिक दूरी को हिंदुओं से नहीं बढ़ाना, बल्कि उनके दिलों की दूरी को भी हिंदुओं से बढ़ा देना। और अगर सही मायने में कहा जाए तो इसमें अंग्रेज बहुत हद तक सफल, ठीक है ना। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल हुआ, और उसका परिणाम देखिए, यहां मुस्लिम लीग की भी गलती हुई। मुस्लिम लीग ने 1916 के लखनऊ समझौते से इसको मान्यता भी दे दिया, तो केवल 1909 के अधिनियम से अंग्रेजों ने ही इसको स्वीकृति नहीं दी, बल्कि 1916 के लखनऊ समझौता से स्वयं कांग्रेस ने भी यह मान लिया कि इनका पृथक निर्वाचक मंडल सही। और इन दो भारी गलतियों का भीषण परिणाम था 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन, तो और इतना विभीषिका जिसमें लाखों लोग मारे गए। भारत का विभाजन एक भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे भीषण और दुखदायी घटना था, जिसमें लाखों लोग मारे गए, ठीक है। ये 1909 के अधिनियम का पूरा ब्यौरा मैंने आपके समक्ष रख दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसका मूल उद्देश्य यही था कि भारतीयों से अलग एक ऐसे समुदाय को उनके विरोध में, हिंदुओं के विरोध में खड़ा कर देना, जो समुदाय यह मानता हो कि भारत में उनका हित सुरक्षित नहीं है, और अगर सुरक्षित होगा तो उसके लिए हमारे अपने प्रतिनिधि हों, यानी मुसलमानों के प्रतिनिधि मुसलमान हों। यह दिखाने का कोशिश किया गया कि भारत में मुसलमानों के हित अलग हैं और उनके हितों का प्रतिनिधित्व कोई अलग व्यक्ति करे। और इसी भावना ने भारत का विभाजन करवा के एक पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण किया। एक नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।